दिस इज अरुण कुमार। वेलकम टू स्टडी यूपी बोर्ड पर। तो कैसे आप सभी आई होप बढ़िया होंगे। तो हमारा क्लास 7 ज्योग्राफी को जो सीरीज चल रही थी जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट किया था, तो उसका फर्स्ट पार्ट हम पढ़ चुके हैं, जिसमें मैंने आपको सिलेबस से लेकर डिस्कस किया था और फर्स्ट चैप्टर यानी जो था हमारा एनवायरनमेंट पर्यावरण उसके बारे में बताया था। तो उसी को आगे कंटिन्यू करते उसका सेकंड पार्ट है, जिसमें आज हम अपने चैप्टर को फिनिश भी कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मेरा पढ़ाने का बस एक ही सरल तरीका है एसएसटी का, कि आपको चीज़ें याद नहीं करनी पढ़नी चाहिए। आपको जैसे मैं समझाता हूँ तो वैसे ही आपको समझ में आना चाहिए, और चीज़ें बिल्कुल लाइन टू लाइन जैसे मैं जिस वे में मैं समझाता हूँ उसी वे में आपको समझनी चाहिए। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है, अगर हम कोई चीज़ याद रखते हो तो याद रखने के कुछ समय तक ही याद रखते हैं, लेकिन जो चीज़ें मैं समझ में आ जाती हैं और मैं एग्जाम्पल भी ऐसे ही देता हूँ जिससे आप रिलेट कर सकते हो, तो वो चीज़ें लॉन्ग टर्म तक हमारे पास रहती हैं और हमें साथ जल्दी से भूलते भी नहीं हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आपने जब मैं पिछली क्लास लिया था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने एक स्टोरी आपको सुनाई थी, जिसमें क्या था, पर्यावरण को रिलेट करके बताया था कि जिसमें दो स्टूडेंट आपस में वार्तालाप करते हैं, फिर वो मैडम से पूछते हैं कि पर्यावरण क्या होता है। उनके स्कूल के पास में एक बाग बगीचा था, गार्डन था, जो काट कर एक बिल्डिंग बन गई थी। तो याद थोड़ा थोड़ा स्टोरी आपको याद होगी तो आप उससे रिलेट कर पाओगे। तो इससे पहले हमने नेचुरल पर्यावरण पढ़ लिया था, यानी प्राकृतिक पर्यावरण। उसी का सेकंड पार्ट अभी हमें पढ़ना है, जिसमें हमने आपको बताया था दो प्रकार से पर्यावरण बनता है, एक ह्यूमन मेड होता है, एक नेचुरल होता है। तो नेचुरल हम पढ़ चुके थे, अब हमें पढ़ना है मानव निर्मित यानी ह्यूमन मेड। तो उससे पहले हमें कुछ चीज़ें और हैं जिससे हमें देखना है। तो जैसे इसमें दिया गया है, उससे पहले हमें समझना है कि परतंत्र क्या है, यानी परतंत्र, व्हाट इज़ द इकोसिस्टम। तो इससे पहले हम ह्यूमन मेड पर्यावरण से पहले हम देखेंगे, मानव निर्मित पर्यावरण से पहले हम समझेंगे कि परतंत्र क्या होता है। और परतंत्र से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर हमारा चैप्टर चल रहा है पर्यावरण, तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाते हैं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डेज 5 जून। जो विश्व पर्यावरण दिवस है यानी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डेज, वो कब मनाया जाता है? 5 जून को। तो इसे याद रखना, काफ़ी पूछा भी जाता है और देश में इम्पोर्टेंट भी ये होता है। तो आगे हम समझते हैं परतंत्र की बात की जाए तो परतंत्र को मैं आप लोगों को एक स्टोरी बताता हूँ, इस स्टोरी से आप समझिएगा कि जब जैसे कल मुझे याद नहीं मैंने आप लोगों को कौन स्टूडेंट के नाम बताए थे, आप स्टूडेंट के नाम समझ लिए। एक रवि था और अन्य स्टूडेंट थे, वो तो एनसीसी की क्लास में बैठे हुए थे। तो उनमें से रवि कहता है कि देखो कितनी तेज़ बारिश हो रही है। तो जब वो बारिश की बात कर रहा है तो बारिश से उसे याद आता है कि मेरे केरल, जहाँ मैं वो बोलता है कि मेरा घर केरल में है, तो मेरे यहाँ केरल में क्या होता है, नारियल के पेड़ वगैरह उगे रहते हैं और वहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है। तो वो जब इन वर्षा की चर्चा करता है तो भाई उसका एक मित्र बैठा रहता है, रामू, वो कहता है कि भाई मैं तो राजस्थान से हूँ, मेरे यहाँ राजस्थान में तो वर्षा होती ही नहीं है। फिर वो कहता है कि तुम्हारे यहाँ राजस्थान में क्या है? तो रामू बताता है कि मेरे रेगिस्तान में रेत ही रेत मिलता है, वर्षा नहीं होती है, लेकिन अब हमारे यहाँ ऊँट पाए जाते हैं। तो जो राजू होता है वो पूछता है कि आपके यहाँ ऊँट पाए जाते हैं? तो वो कहता है हाँ बिल्कुल मेरे यहाँ ऊँट पाए जाते हैं। और उससे कहता है कि कभी तुम मेरे यहाँ घूमने आओ तो मैं तुम्हें ऊँट दिखाऊंगा। और ऊँट के साथ साथ बहुत कीट पतंगे भी पाए जाते हैं, छिपकली वगैरह हो गए या अन्य जीव जंतु भी पाए जाते हैं। तो वो जब रामू या जो रवि होते हैं, जो उसके फ्रेंड होते हैं, वो सोचने लगते हैं कि ऐसा क्या होता है कि जैसे जैसे स्थान बदल जाते हैं वहाँ के रहन सहन में परिवर्तन हो जाता है, लोगों की जीवन शैली बदल जाती है। अब जैसे वो सोचता है कि हमारे यहाँ नारियल पाए जाते हैं और बहुत अधिक वर्षा होती है, केरल की बात कर रहा था, उधर रामू जब अपने राजस्थान की बात कर रहा है तो उसे समझ में आता है कि इधर तो वर्षा ही नहीं हो रही है और पेड़ पौधे भी कम पाए जाते हैं, अगर पाए जाते तो कटीले झाड़ियाँ वगैरह पाई जाती हैं, और जानवरों में बात की जाए तो ऊँट पाए जाते हैं, जबकि केरल में ऊँट पाए ही नहीं जाते हैं। तो ये सब सोचने लगता है। तो फिर वो सोचता है कि ऐसा होता क्यों है, तो इन सब में परिवर्तन क्यों होता है। तो आगे समझ में आता है, फिर उसे लगता है कि जैसे जैसे लोग बदलते हैं, पर्यावरण बदलता है, उसी हिसाब से वहाँ की रहन सहन, जीव जंतु सबका चेंजेस देखने को मिलता है। तो क्या पर्यावरण के हिसाब से ही मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे सभी परिवर्तित होते हैं? तो जो उस क्लास में मैडम बैठे होते वो कहते हैं हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जिस हिसाब से पर्यावरण बदल जाता है उसी पर्यावरण के हिसाब से वहाँ के लोगों की जीवन शैली, रहन सहन, जीव जंतु सभी परिवर्तित हो जाते हैं। तो उसके हिसाब तो उसे लगता है कि, तो फिर उसके दिमाग में आता है कि परतंत्र होता क्या। तो फिर उसकी मैम बताती कि जो जिस प्रकार से जिस पर्यावरण में हम रहते हैं उस हिसाब से जो हम ढाल लेते हैं एक दूसरे को, भाई क्या होता है वो सब मिलकर के एक इकोसिस्टम यानी पर्यावरण परितंत्र बनाता है।
तो बात की जाती है परतंत्र, फिर उसके समझ में आता है कि क्या मेरा मित्र भी एक परतंत्र का हिस्सा है, तो उसकी मैम कहती है हाँ ये बिल्कुल है। तो यहाँ तक स्टोरी जब आप समझते हो तो एक समझ में आता है कि जहाँ हम जैसे रहते हैं वहाँ क्या होता है, इको सिस्टम यानी परितंत्र क्या होता है। जैसे कोई अगर यूपी में रहता है तो यूपी का मौसम गर्मियों में ज़्यादा हीट नहीं होता, ज़्यादा गर्म भी नहीं होता है, और सर्दियों में ज़्यादा ठंडा भी नहीं होता क्योंकि मिडिल में पड़ता है। लेकिन वहीं अगर कश्मीर में चले जाओगे तो मौसम बरस भर ठंडा रहता है। आप दक्षिण साउथ में चले जाओगे केरल वगैरह, इधर तमिलनाडु केरल वगैरह में, तो यहाँ देखोगे आप तो गर्मी भी हमें देखने को बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं। तो ऐसे काफ़ी एरिया हैं तो जहाँ पर जाते हो तो लोगों के साथ जब स्थान बदलता है तो वहाँ का मौसम में भी परिवर्तन आता है, पेड़ पौधे में परिवर्तन आता है, यानी सभी परिवर्तन हो जाता है। तो जिस हिसाब से ये परिवर्तन होता है यही क्या कहलाता है, इकोसिस्टम यानी परितंत्र कहलाता है। लोगों के आवास के हिसाब से जो परिवर्तन है वही इकोसिस्टम कहलाता है। तो आई होप आपको अब यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि इकोसिस्टम क्या होता है। अब इसकी डेफिनेशन को हम समझने की कोशिश करते हैं कि इकोसिस्टम की डेफिनेशन क्या होती है। तो देखो डेफिनेशन दी गई है, जीवधारियों की आपसी अपने आसपास पर्यावरण के बीच में संबंध ही परतंत्र कहलाता है। क्या संबंधी परिवर्तन यहाँ बताया गया था, जीवधारी जो अपने आसपास रहते हैं वो पर्यावरण के बीच में जो संबंधों का निर्माण करते हैं वही संबंध क्या कहलाते हैं, परितंत्र कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अधिक वर्षा वाले वन हो गए, घास स्थल हो गए, रेगिस्तान हो गया, नदी, झील, महासागर। तो मैंने बताया था जो लोग जहाँ रहते हैं वो सभी जब आपस में संबंध बना के रखते हैं तो वही क्या कहलाता है, हमारा इकोसिस्टम यानी परतंत्र। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि परतंत्र क्या होता है। नेक्स्ट हम समझते हैं यही सेम चीज़ इंग्लिश में है, द रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर द सराउंडिंग फ्रॉम द इकोसिस्टम। यानी जो जीवधारी अपने आसपास के पर्यावरण या वातावरण से यानी पर्यावरण से जो आपसी संबंध बनाते हैं वही क्या कहलाता है, इकोसिस्टम यानी परितंत्र कहलाता है। जैसे एग्जांपल में लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डिजर्ट, माउंटेन, लेक और रिवर, ओशियन, इट्स आदि ये सभी क्या होते हैं, एक परितंत्र का हिस्सा होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि परितंत्र क्या होता है। नेक्स्ट बात की जाए तो इससे पहले हमने जब डिवाइडेशन किया था तो हमने क्या किया था, दो प्रकार से बांटा था पर्यावरण को, एक ह्यूमन मेड था और एक नेचुरल था। तो नेचुरल तो हम पढ़ चुके थे, अब मुझे पढ़ना है ह्यूमन मेड। तो चलिए फिर इसकी शुरुआत करते हैं। तो इसमें है अब मानव निर्मित पर्यावरण यानी मानवीय पर्यावरण। तो समझने की कोशिश करते हैं कि मानवीय पर्यावरण होता क्या है। देखो स्टोरी के तौर पर ही हम समझते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो आप समझ लीजिए क्या है कि आज के स्टार्टिंग की बात की जाए, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि लोग सबसे पहले मनुष्य कहाँ रहता था, जंगलों में रहता था। तो जब लोग कहाँ रहते थे, जंगल में रहते थे। तो सपोज करो जब जंगल में रह रहे थे तो उन लोगों की ज़्यादा आवश्यकताएं चीज़ें नहीं थी, नॉर्मल क्या था, खाना पीना इतना ही था। तो उनकी आवश्यकताएं कम थी तो उसने में ही गुजारा हो जाता था। तो उन्हें जो प्रकृति थी प्राकृतिक थी उनमें हमें कोई छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं थी। उससे कोई भी किसी प्रकार का ढाला नहीं जाता था कि मतलब ये नहीं था कि हमने पेड़ काट कर अपने घर बनाने के लिए पेड़ों को काटना पड़े या फिर अन्य चीज़ों के लिए हमें सड़कें बनानी पड़े इधर से उधर जाने के लिए, क्योंकि हमारी आवश्यकताएं उतने में पूरी हो रही थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब लोगों की आवश्यकताएं बढ़ने लगी, जब लोगों की आवश्यकताएं बढ़ी तो उन्हें नई नई चीज़ों की आवश्यकता होने लगी। तो लोगों ने क्या किया, अपनी खुद के हिसाब से चीज़ों को जो प्रकृति थी उसे खुद के हिसाब से ढालना शुरू कर दिया। पहले जैसे प्रकृति थी उसी प्रकार से हम निवास कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे क्या किया, हमने प्रकृति को अपने अनुसार बदलने लगा, बदलाव लाए। जैसे हम खेती करने लगे, ठीक, हमने फसलों का उत्पादन किया, फिर हमने मौसम के अनुसार से अन्य अन्य चीज़ें की। अब जैसे समझ सकते हो जब गर्मी आते हैं तो देखो तरबूज वगैरह हो गए या ककड़ी वगैरह हो गई, ये सब चीज़ें आती हैं। लेकिन जब सर्दियों में देखोगे तो मूंगफली वगैरह आती हैं, लोग खाना पसंद करते हैं ना। तो ये लोगों ने अपने अनुसार चीज़ों को परिवर्तित किया। उसके बाद देखो जब चीज़ें पहले हमने खाद्यान्न किया, खाद्यान्न के साथ फिर हमने क्या, बाजार लेके आए, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली लेके आए। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब देखो, जैसे वस्तु विनिमय की ही बात की जाए, मैं आपको समझाऊँ। वस्तु विनिमय देखो आज के समय क्या था, आज के समय हमें कोई चीज़ खरीदनी थी, जैसे मैंने गेहूं का उत्पादन किया तो हम क्या करते हैं, गेहूं का अपने लिए रखते हैं, उसके बाद जो चीज़ मंडी में जाकर के बेच देते हैं। लेकिन क्या पहले क्या था, वस्तु विनिमय। आज के समय में जैसे मुद्रा चल रही है,
रुपए होते हैं, लेकिन पहले के टाइम से कौन सिक्के भी नहीं थे, नोट्स भी नहीं थे, तो क्या था, वस्तु का निर्माण। जैसे मेरे पास गेहूँ होते थे, आपके पास समझो चावल है, मुझे चावल की ज़रूरत है, आपको गेहूँ की ज़रूरत है, क्या करते थे, आपस में बदल लेते थे, आप मुझे चावल दे देते और मैं आपको गेहूँ दे देता। तो ये कैसा विनिमय हो गया, वस्तु विनिमय, वस्तुओं का आपस में आदान प्रदान किया जाता था। तो ये धीरे धीरे चीज़ें परिवर्तित होती हैं, क्योंकि लोग जब जंगल में रह रहे तो उन्हें इन चीज़ों से कोई ही मतलब नहीं था। तो हमने धीरे धीरे पर्यावरण में अपने हिसाब से मनुष्य ने अपने हिसाब से चीज़ों को, जैसे उसकी आवश्यकता बनती गई, उसने चीज़ों को अपने अनुसार परिवर्तित करता गया। तो इसी प्रकार से जो चीज़ें होती है वो हमारा क्या कहलाता है, मानवीय पर्यावरण। मानवीय पर्यावरण से मतलब क्या है, जो मानव ने अपनी आवश्यकता अनुसार चीज़ें बनाता चला गया। अब जैसे तुम्हारा मानवीय पर्यावरण के एग्जाम्पल में अगर तुम ले लोगे, तो जैसे तुम्हारा हो गया घर, घर हो गया, उसके बाद सड़क, सड़क हो गई, ठीक। उसके बाद और तुम बात की जाए, मतलब जो मानव निर्मित, जो मानव अपने द्वारा चीज़ें बनाता चला जा रहा है, जैसे धर्मस्थल हो गई, धर्मस्थल, ये सब चीज़ें क्या है, मानव निर्मित हैं। तो आई होप आपको समझ में आए, मतलब मानव ने जितनी भी चीज़ अपनी आवश्यकता के लिए बनाई हैं वो सभी क्या है, मानव निर्मित पर्यावरण के अंतर्गत ही आती हैं। तो आई होप आपको कन्फर्म क्लियर हुआ होगा कि मानवीय पर्यावरण क्या है, मानव ने अपने अनुसार चीज़ों को परिवर्तन किया है। हालांकि इससे पहले जब स्टार्टिंग फर्स्ट क्लास में आपको मैंने बताया था, तो उसमें भी आपको कुछ चीज़ें मैंने क्लियर कर दी गई थी। आई होप इसी के साथ हमारा चैप्टर भी फिनिश होता है। इसमें हमें सब परतंत्र और मानवीय पर्यावरण के बारे में ही जानना था। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन चीज़ों को समझे होंगे और अच्छे से क्लियर भी हुआ होगा। आगे मैंने कुछ एमसीक्यू रखे हैं, तो जिन एमसीक्यू आप देखिए और हो सकता है तो आपको कुछ समझ में आए, तो आप आंसर भी देने की कोशिश कीजिए। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आप इसके आंसर भी देने में सक्षम हो पाएंगे। जैसे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक परतंत्र नहीं है। अभी मैंने जस्ट परतंत्र की बात की थी, तो प्राकृतिक परतंत्र क्या है, जो प्रकृति द्वारा हो। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है मरुस्थल, सेकंड है ताल, थर्ड है वन। अब इनमें से हमें ये बताना है कि कौन सा एक कैसा परतंत्र नहीं है, प्राकृतिक यानी प्रकृति द्वारा नहीं है। डेजर्ट, ताल, वन और मरुस्थल। अब सभी लोगों को पता है कि ताल क्या होते हैं, ताल। अब जैसे मरुस्थल है, मरुस्थल हमने तो बनाया नहीं है, मरुस्थल प्रकृति द्वारा प्राप्त हुआ हमें। वन हमने नहीं बनाई है, वन प्रकृति द्वारा बने हुए हैं। लेकिन ताल क्या होते हैं, देखो एक होता है ताल जो छोटे हिस्से में पाए जाते हैं, वो ताल होते हैं। ताल हमेशा मानव निर्मित होते हैं, आर्टिफिशियल। लेकिन जो झीलें होती हैं वो मैक्सिमम क्या होती हैं, प्रकृति द्वारा प्राप्त होती हैं। तो इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, ताल, एक्वेरियम। ये क्या हो गया, मानव निर्मित हो गया। आगे देखते हैं, आगे पूछा गया निम्न में से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। मतलब ये घटक दिए गए, स्थल है, धर्म हो गया और समुदाय हो गया। इनमें से कोई ऐसा कौन सा घटक है जो पर्यावरण घटक नहीं है, मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। तो इसकी बात की जाए, स्थल। अब एक हो गया रिलीजन, एक हो गया समुदाय। जब हम कल पढ़ रहे थे प्रकृति द्वारा प्राप्त था, उसके बाद हमने पढ़े भी थी नेचुरल, जिसमें क्या पढ़ा था मैंने, वायुमंडल पढ़ा था और जलमंडल पढ़ा था और स्थल मंडल पढ़ा था। ये किसके अंदर हमने आप लोगों को बताए थे, आपको याद होना चाहिए, नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर पढ़ाए थे। तो इसमें क्या हो जाएगा, स्थल। ये कैसा है, मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है, बल्कि धर्म क्या है, मानव द्वारा बनाया हुआ है। और समुदाय भी, जब लोगों का एक ही जैसे लोगों का समूह मिलता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, समुदाय। तो ये भी क्या हो गया, ये दोनों ह्यूमन हो गई, मतलब मानवीय पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन से मानव निर्मित पर्यावरण हैं। विच इज द ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। मतलब वही चीज़ पूछेगी कि इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है। इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है, विच इज द ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। तो ऑप्शन है एक पहाड़, सेकंड है समुद्र यानी सी, थर्ड है सड़क या रोड। अब आपको बताना है इनमें से कौन सी चीज़ें हैं। पहाड़ क्या मनुष्य ने बनाया है, नहीं बनाया ना। समुद्र मनुष्य ने बनाया, नहीं बनाया। लेकिन सड़क क्या है, सड़क किसने बनाई है, मनुष्यों ने बनाई है। तो ये कैसा है, मानव निर्मित पर्यावरण यानी ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सड़क यानी रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है। मतलब 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में हमें ये बताना है कि कौन सा ऐसा है जो पर्यावरण के लिए खतरा है। तो इनमें से ऑप्शन है पादप वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, फसल वृद्धि यानी ग्रोइंग प्लांट्स, ग्रोइंग पॉपुलेशन और ग्रोइंग क्रॉप्स।
अब सभी लोगों को पता है अगर पादप मतलब वृक्षों जैसे पेड़ पौधे वगैरह अगर इनकी वृद्धि होती है तो इससे क्या कोई पर्यावरण के लिए कोई खतरा है? कोई भी खतरा नहीं है। जितने अधिक पेड़ पौधे उतना पर्यावरण सुरक्षित और रहेगा। जनसंख्या वृद्धि, आपको पता है जनसंख्या वृद्धि एक ऐसा घटक है, जनसंख्या जितनी बढ़ती है उतनी ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न होती हैं। चाहे खाने पीने, एजुकेशन, हर चीज़ में देखोगे तो तुम्हें समस्या उत्पन्न हो रही है। किससे? जनसंख्या वृद्धि से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जनसंख्या वृद्धि यानी ग्रोइंग पॉपुलेशन। तो इसी के साथ हमारा ये फर्स्ट चैप्टर फिनिश हुआ। अगर इस चैप्टर में आपको कोई भी डाउट लगता है, आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं है, तो आप कमेंट करके बताइएगा। उसी के साथ मैं कोशिश ये करूँगा कि आपको उन चीज़ों को भी क्लियर कर दूँ। और मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी डाउट रहा होगा, अगर कोई भी फिर भी समझने आपको समस्या है तो आप कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप इसके साथ जो PDF या क्लास नोट्स, अगर इस क्लास नोट्स को पाना चाहते हो तो आप कमेंट कर दीजिए। उसी के साथ मैं आपको एक लिंक दे दूंगा जिसमें टेलीग्राम लिंक मिल जाएगी, उससे जाकर के आप ये नोट्स भी प्राप्त कर सकते हो। तो फिर आज की इस वीडियो में इतना ही। आज की इस वीडियो में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।